अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यावर अमीर गुज्जर आपको खुशामदीद कहता है लॉ इन की एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टडी स्टार्ट की हुई है क्रिमिनल मेजर एक्ट की, और हमने पीपीएससी को रीड कर रहे हैं। उसके हम सेक्शन 54 तक हमने रीड कर लिया था, और आगे हम इंशाल्लाह सेक्शन 55 से इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सेक्शन 55 है कि बदल देना, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसको किसी और तरीके से बदल देना। इन केस ऑफ इन एवरी केस इन विच sentence of imprisonment for life shall have been passed, the provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may, ऐसा कर सकती है कि किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई है और वो सूबाई हुकूमत जहाँ पे वो पास हुई है, इन विच जहाँ पे उसको वो सज़ा हुई है, वो ऐसा कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर की इवन के कंसेंट के बगैर भी कम्यूट द सेंटेंस द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। वो इसको अच्छा एक्सीडिंग की लिमिट है इसमें, देख लें नीचे कम की लिमिट नहीं है कि जिसको ये उम्र कैद की सज़ा हुई है तो सूबाई हुकूमत अपनी मर्ज़ी से बग़ैर उसके ऑफेंडर की कंसेंट लिए चाहती है उसको किसी और टर्म के साथ बदल सकती है जो 14 साल से ज़्यादा ना हो। यानी उम्र कैद की सज़ा हुई, जहाँ पे उसको ये सेंटेंस पास हुआ सज़ा का, वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो अगर चाहे तो इस सज़ा को किसी और सज़ा से बदल सकती है जिसकी लिमिट 14 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, कम का यहाँ कुछ लिखा हुआ। प्रोवाइडेड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड अगेंस्ट एन ऑफेंडर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस punishable under chapter 16, such punishment shall not be commuted without the consent of the victim or as the case may be of his heirs। कि अगर कुछ ऐसी सज़ा है कि किसी इंसान को कि किसी ऑफेंडर को सज़ा मिली है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, और जो ऐसे ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल था अंडर चैप्टर 16 के, तो अब जो वो सज़ा है वो विक्टिम की या उसके लीगल एयर्स जो थे उनकी कंसेंट के बगैर इसको नहीं चेंज किया जा सकता। फिर उनकी कंसेंट ज़रूरी है, क्योंकि ऑफेंडर की कंसेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर चैप्टर 16 के अंडर कोई ऑफेंस पनिशेबल है तो फिर उसकी विक्टिम की या उसके जो लीगल एयर हैं उनकी उसके ज़रूरी होगी कंसेंट। Provided further that in a case in which sentence of imprisonment for life has been passed against an offender convicted for an offence punishable under section 354A, 376, 376A, 377 or 377B, or where the principle of fasad fil arz is attracted, such punishment shall not be commuted। कि अगर इनमें से कोई सज़ा आ गया कि जिसमें 354A, 376, 376A, 377, 377B या कोई भी ऐसा जुर्म जहाँ पे प्रिंसिपल फसाद फिल अर्ज़ अगर अट्रैक्ट होता है, तो फिर इस तरह की सज़ा को कम्यूट नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी कम्यूटेड, ठीक है, मैंडेटरी। इस पे आगे कमेंट्री है। अमेंडमेंट्स ब्रॉट अबाउट इन चैप्टर 16 सेक्शन 55 पीपीसी हैव put a bar against grant of remission without the consent of the victim or as the case may be of his heirs। PLD 2004 क्वेटा 1, उसमें ये लिखा है कि जो सेक्शन है 55 पीपीसी का, अब इसने एक बार लगा दिया है कि उसकी जो विक्टिम की या उसके एयर्स की कंसेंट के बगैर अब रिमिशन नहीं हो सकती, सज़ा में कमी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर भी चलें रिमिशन के मीनिंग फिर भी सर्च कर ही लेते हैं कि यहाँ पे जो और जजमेंट की जो हवाला दी है वो है PLD 2004 क्वेटा 1 REMISS नरमी तखफीफ कमी। ठीक है कि अब इसने बार लगा दिया सेक्शन 55 ने पीपीसी के ने कि विक्टिम या उसके लीगल एयर जो हैं उनकी कंसेंट के बगैर जो हैं उसमें तखफीफ नहीं की जा सकती सज़ा में।
55A सेविंग फॉर प्रेसिडेंट्स प्रोरोगेटिव, कि उसका जो इख्तियार है प्रेसिडेंट साहब का, उसको अलग रखते हुए नथिंग इन सेक्शन 54 और सेक्शन 55 शेल डेरोगेट from the right of the president to grant pardons, reprieves, respites और remissions of punishment। ठीक है, प्रोगेटिव। एक मिनट हम ये सारे वर्ड सर्च करते हैं। पार्डन का तो हो गया माफ़ी, दूसरा क्या है REPRIV रिप्रीव ये भी है कि कत्ल मुलतवी रखना, पनिशमेंट ऑफ डिले, किसी की जो सज़ा है ना उसमें उसको और ज़्यादा मोहलत दे देना, ये रिप्रीव आ गया। और है जी रिस्पाइट, रिप्रीव RESPI, रिस्पाइट ये भी वो मौका देना, उसको कम करना, रिमिशन तखफीफ करना, कि जो कुछ भी इसमें लिखा है सेक्शन 54 में या सेक्शन 55 में, वो इसको कम नहीं कर सकता। जो प्रेसिडेंट साहब का राइट है ना माफ़ करने का, वो उसको किसी भी तौर पर कम नहीं कर सकता। यानी provided that such right shall not, without the consent of the victim or as the case may be, the heirs of the victim, be exercised for any sentence awarded under chapter 16। अच्छा, अब इसको समझते हैं दोबारा। पहले तो सेक्शन 55A कहता है कि प्रेसिडेंट साहब का जो राइट है, प्रोगेटिव है, वो उसको हमने में हिफाजत देनी है। ठीक है, कुछ भी जो सेक्शन 54 में था या सेक्शन 55 में है, वो जो प्रेसिडेंट साहब का जो राइट है उसको कम नहीं कर सकता। जो उनका राइट है ना सज़ा माफ़ी का, उसको कम नहीं कर सकता। आगे उसने एक शर्त दी है, दैट सच राइट शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और ऑफ द heirs of the be exercised for any sentence awarded under chapter 16, कि वो अपना जो ये राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इस राइट को जो विक्टिम है उसकी कंसेंट के या उसके जो हैं वारसान हैं उनकी कंसेंट के बग़ैर उसको इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी उनकी कंसेंट के साथ ही उसे इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। ये अब ये है कि यानी ये जो है सेक्शन 55A ये दूसरों पर फौकियत ले जाएगी, लेकिन जो है विक्टिम के और उसके जो वारसान हैं उनकी कंसेंट की शर्त वो अपनी जगह पे शामिल रहेगी। सेंटेंस ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स टू पीनल सर्विट्यूड, गुलामी, बेगार, महकूमी। अच्छा, इसको रिपील कर दिया गया। सेंटेंस ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स टू पीनल सर्विट्यूड जो है रिपील्ड बाय द क्रिमिनल लॉ, एक्सटिंक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेजेस। अच्छा, ये मेरे ख्याल में था उसको कोई महकूमी वगैरह के बारे में होगा, इसको अब रिपील कर दिया गया है। वो जो दूसरा लॉ है कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिहाज से इसको फिर रिपील कर दिया गया। अच्छा, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी इसको कुछ हिस्सों में बना देना। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 25 years, कि वो जो सज़ा है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कि सज़ा कितनी मिलनी है, तो फिर वो जो सज़ा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, जब उसको हमने कंसिडर करना है तो वो इक्विवेलेंट होगी 25 साल की सज़ा के, इक्विवेलेंट टू 25 years ऑफ पनिशमेंट। आगे कमेंट्री, एज पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एंड अदर अथॉरिटीज़ आर कम्पिटेंट टू ग्रांट परमिशन टू ग्रांट रिमिशंस ऑफ टू द
prisoners in accordance with law and the rules framed thereafter, कि जो सूबाई हुकूमतें हैं या दीगर जो अथॉरिटी हैं वो ये इख्तियार रखती हैं कि वो किसी की सज़ा में तखफीफ कर दें कानून के मुताबिक, और जो भी उसके ज़ाब्ते वगैरह बने हुए हैं। PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 365। सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वॉज टू बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की अगर कोई सज़ा है तो इसका मतलब होगा कि ये 20 साल की सज़ा है। 1981 SCMR 422 बिफोर अमेंडमेंट उसके अंदर लिखा, सेंटेंस शुड कॉरस्पॉन्ड टू पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ कमीशन, कि सज़ा वही होगी कि जिस वक्त उसको सज़ा दी जा रही थी ना कानून में, उस वक्त क्या सज़ा थी वही उसको सज़ा मिलेगी। मसलन 2006 में अगर किसी जुर्म की सज़ा 6 साल थी और अब वो बंदा पकड़ा जाता है 2008 में और अब वो सज़ा हो चुकी है 10 साल, तो अब उसको वो 10 साल नहीं सज़ा दी जाएगी बल्कि जो 2006 में सज़ा थी, यानी 2006 में अगर 1 साल सज़ा थी और 2010 में वो 2 साल हो गई है और उसने जुर्म किया था 2006 में, तो सज़ा 2006 वाली ही मिलेगी, जो चाहे कम हो या ज़्यादा हो। जो जुर्म करते वक्त जो उसको सज़ा थी ना वही उसको सज़ा दी जाएगी। 1989 SCMR 529। अच्छा, ये देखते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन किसी को दूसरी जगह भेज देना या कुछ ऐसा करना, जिसमें कोई लॉ के अगर स्पेसिफिक होती तो वो ज़्यादा बेहतर था। कि अगर किसी को कोई नक्ल व हमल पे मेरे ख्याल में कोई पाबंदी लगाई है तो फिर वो उसकी मुद्दत जो है वो 20 साल होगी। किसी दूसरी जगह उसको भेजा गया है, मेरे ख्याल में इलाका बदर अगर किया गया तो उसकी सज़ा 20 साल होगी। वो था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। Transportation. ठीक है। डिपोर्टेशन यानी किसी को किसी वजह से निकाल देना, इलाका बदर कर देना। उसको अगर किसी को कहा गया फॉर लाइफ ट्रांसपोर्टेशन दी गई है, ये सज़ा दी गई है, तो इसका मतलब होगा उसको 20 साल तक है। अच्छा, सेंटेंस शुड कोरस्पॉन्ड टू पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड, जब वो काम कर रहा था वो। ऑब्जेक्ट टू ले अ बेसिस फॉर रिमिशन सिस्टम, PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 14। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है कि रिमिशन सिस्टम की जो बेस बनानी चाहिए। जो अगर रिमिशन सिस्टम की अगर बेस आपने स्टडी करनी है तो वो किस पर है, तो वो साइटेशन बता दी गई है, PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 14। फाइन कैन नॉट बी इम्पोज्ड एज पनिशमेंट अंडर सेक्शन 302 आफ्टर इट्स अमेंडमेंट बाय क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस 1990। अब जो है वो 302 के है जो सज़ा, उसके बदले फ़ाइन की पनिशमेंट नहीं हो सकती, जो कि अमेंडमेंट होगी क्रिमिनल लॉ में ऑर्डिनेंस 1990 की। NLR 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 39, ये साइटेशन। The sentence of life imprisonment will run consecutively in view of its quantification in terms of order under section 57 PPC। अगर कोई सज़ा है, द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल रन कंसेक्टिवली इन व्यू ऑफ इट्स क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन क्या है? क्वांटिफिकेशन तय्युन, ठीक है। कब के तय्युन से? जब उसको सेक्शन 57 के अंडर उसको ऑर्डर कोई दिया जाएगा, द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल रन। रुको, इसको भी दोबारा देख लेते हैं। क्वांटिफिकेशन तो होगा जी तय्युन, और ये दूसरा लफ्ज़ क्या है?
CON कंसेक्टिवली, लगातार। अच्छा, जो सेंटेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, ये लगातार चलेगा इन व्यू ऑफ इट्स क्वांटिफिकेशन, जब उसका तयन होता है, जब सेक्शन 57 का ऑर्डर होगा, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 57 PPC कंसेक्टिवली। सेक्शन कि जब मुख्तसर बात इसकी यही है कि जब किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, ये सेंटेंस किसी को अवार्ड होता है, तो ये लगातार चलती रहेगी इन व्यू ऑफ इट्स क्वांटिफिकेशन, जहाँ जब उसकी उसके लिहाज से उसका जो तयन है वो लिहाज होगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 57 PPC। कुल मिला के बात यह है कि जो सज़ा है वो लगातार चलती रहेगी इन व्यू ऑफ इट्स क्वांटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। जब हमने उसका तयन करना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो ऑर्डर जो है सेक्शन 57 का। जो सेक्शन 57 का ऑर्डर है PPC का, उसके तहत जो इसकी सज़ा का तयन है वो लगातार चलता रहेगा। ठीक हो गया कि जब अच्छा, ये है कि अगर जो है PPC का सेक्शन 57 है, वो कहता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, वो 25 ईयर्स होगी। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक जब इसका तयन करना है, इसका तयन हो जाएगा सज़ा का, तो फिर ये लगातार चलती रहेगी। ये बताया जी 2006 PCRLJ 329 फेडरल शरीयत कोर्ट का जो ये फैसला है, साइटेशन है। अच्छा, 58 है आगे सेक्शन। Offender sentenced to transportation, how dealt with until transported। अच्छा, इसको फिर ओमिट कर दिया गया, यहाँ से छोड़ दें इसको। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इसको भी ओमिट कर दिया गया है। वो था कि किस लिहाज से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए, किस लिहाज से उनके साथ डील किया जाएगा, तावक्त इनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। या 59 था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की बजाय उनको इम्प्रिजनमेंट दी जाती, तो वो ये दोनों ओमिट हो चुके हैं। आगे है सेक्शन 60, सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट के बहुत से केसेस में सेंटेंस क्या हो सकता है, होली और पार्टली रिगोरस और सिंपल। ऐसा भी हो सकता है कि या तो मुकम्मल तौर पे वो सिंपल हो, या मुकम्मल तौर पे रिगोरस हो, या कुछ रिगोरस हो और कुछ सिंपल हो, ऐसा हो सकता है। In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। कि ठीक है, जब कोई भी केस हो जिसमें किसी ऑफेंडर को सज़ा दी जाती है इम्प्रिजनमेंट की, किसी भी डिस्क्रिप्शन की, अब ये कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो सारी की सारी रिगरस कर दे, चाहे तो सारी की सारी सिंपल कर दे। चाहे कर दे कि इतना हिस्सा जो है वो रिगरस है, उसके बाद वाला सिंपल है। सेंटेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको भी रिपील कर दिया गया, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना।
रिपील किया गया था पाकिस्तान पिनल कोड की, सॉरी इसकी पिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 16 ऑफ 1921, उसका सेक्शन 4 था, उसके तहत उसको रिपील कर दिया। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये भी रिपील हो गया कि किसी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी को फॉर फीचर कर लेना जो या तो सज़ा का मुस्तहक था या इलाका बदरी का या इम्प्रिजनमेंट का अगर मुस्तहक था तो उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लिया जाए, वो नहीं है, ये रिपीट हो चुका है। अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ द फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव, कि जहाँ पे सज़ा में बताया नहीं गया है कि जुर्माना कितना होना चाहिए, तो वहाँ फिर जुर्माना हो सकता है अनलिमिटेड हो सकता है, लामहदूद हो सकता है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कमेंट्री है इसकी स्कोप। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63 to 72 of chapter 3 apply to offenders under prohibition, enforcement of HUD order 4 of 1979, offense of zina, enforcement of HUD ordinance 7 of 1979, and offense of qazaf, enforcement of HUD ordinance 8 of 1979. Magistrate is competent to discharge the accused when he is taken into custody. However, such an order is administrative order. अच्छा, सेक्शन 63 से लेकर 72 तक Provisions of section 63 to 74 of chapter 3 apply to offences under prohibition act. अच्छा एक मिनट, of chapter 3 to offences under prohibition enforcement of HUD, अच्छा जिना वाला, कज़फ वाला, इन सब पर है जो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। पहले देख लेते हैं ये कौन सा है, चैप्टर 3 की जो पनिशमेंट्स हैं, ठीक है, एक मिनट मुझे देखने दें ये कौन, क्या मतलब है इसका चैप्टर 3 का। चैप्टर 1 में भी चल रहा है, देखो चैप्टर 2 कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 था जनरल एक्सेप्शंस का, और अब जो है यही चैप्टर 3 ही चल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है पनिशमेंट से 53 से, लेकिन ये बता रहा है कि जो 63 से 72 तक हैं पनिशमेंट प्रोविजंस है, सॉरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63 to 72 ऑफ चैप्टर 3 अप्लाई टू ऑफेंसेस अंडर, अच्छा ये अप्लाई होती हैं उन पर भी, ठीक ठीक ठीक, सेक्शन 63 से लेकर जो 72 तक हैं ये अप्लाई होती हैं ऑफेंसेस अंडर प्रोहिबिशन, आगे जो उसने ऑफेंस बताए हुए हैं उन पर भी ये अप्लाई होती हैं, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ये सारा कुछ उस पर लागू होती हैं, किस पर अंडर उन पर भी ये लागू होती हैं। प्रोविशन अच्छा है, इन्फोर्समेंट ऑफ हद है, ऑफेंस ऑफ जिना है, ऑफेंस ऑफ कज़फ है, इन सब पर भी ये लागू होती हैं, यानी जो भी बताएंगे 63 से लेकर 72 तक, 63 से 72 तक ये जो प्रोविजंस हैं ये उन पर भी लागू होती हैं। और उसके साथ ये बताया गया कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक कम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो एक्यूज़ जब उसको पकड़ा जाता है तो उसको डिस्चार्ज कर सकती हैं, और उसके साथ साथ ये जो ऑर्डर होगा ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा। ये है 1997 PCRLJ 56। 64 सेक्शन है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फ़ाइन नहीं पे करता तो फिर उसको क्या है, इम्प्रिजनमेंट उसकी हो जाएगी, उसको कैद की सज़ा देना। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, हर वो केस जिसमें वो ऑफेंस है
पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, इम्प्रिजनमेंट भी है और उसके साथ जुर्माना भी है। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, जिस और उसमें सज़ा को है इन विच ऑफेंडर को जो सज़ा दी गई है वो फ़ाइन थी, चाहे उसके साथ इम्प्रिजनमेंट थी या नहीं थी। एंड इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, और उसको फिर उसमें या फिर कोई ऐसा जुर्म था जिसमें जुर्माने की सज़ा थी, नहीं, जिस ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली, कि ठीक है उसमें सज़ा थी जुर्माने की और सज़ा की, और उसके साथ साथ या फिर सिर्फ जुर्माने की सज़ा थी और उसमें उसको ये सज़ा दे दी गई जुर्माने की। इट शैल बी कम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under the commutation of a sentence। ठीक है, अब उसने सिनेरियोज़ बता दिए। पहला क्या है कि उसको सज़ा थी और साथ उसके साथ जुर्माना भी था, और उसको उसमें से कोई भी सज़ा होगी और उसमें उसको जुर्माने की सज़ा हुई, चाहे कैद के साथ हुई या कैद के बगैर हो गई, ये सूरत आती है। यानी एक ऑफेंडर था, उसको जो सज़ा मिलनी थी कानून में, उसमें दोनों चीज़ें मौजूद थीं, जुर्माना भी था और कैद भी थी, और इसको हो गई जुर्माने की सज़ा, चाहे कैद के साथ चाहे बग़ैर कैद के। जुर्माने की सज़ा हुई है, हाँ उसको जुर्माने की सज़ा हुई है चाहे कैद के साथ चाहे बग़ैर कैद के। एक तो सिनेरियो ये बन गया कि एक ऐसा जुर्म था जिसमें जुर्माने भी सज़ा है और साथ कैद भी है। अब उसको जो सज़ा हुई वो जुर्माने की सज़ा हुई है, चाहे कैद के साथ हुई है चाहे कैद के बग़ैर हुई है। एक बन गया। दूसरा क्या है, इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर, अब वो था कि जिसमें विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, अब ऐसी सज़ा थी जहाँ पे या तो उसको जुर्माने की सज़ा होती या कैद की सज़ा होती या कैद और जुर्माना दोनों की सज़ा होती, और उसमें उसको सज़ा हो गई जुर्माने की। इन दोनों केसेस में कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि ऐसे ऑफेंडर को वो एक सज़ा दे दें। अगर वो जुर्माना नहीं अदा करता तो फिर उसको एक सर्टेन टर्म जो है, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है कि वो उसको सज़ा दे सकती हैं जो कि उस सज़ा से अलग होगी। ठीक है, टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस, कि जो उसको कैद की सज़ा होनी थी ना, उसके अलावा कोई एक टर्म होगी सज़ा की, वो उसको दी जाएगी, या अगर कोई इसको किसी सेंटेंस के साथ अगर बदला जाता तो फिर उसको जो कैद की सज़ा होनी थी उसके अलावा जो उसने जुर्माना नहीं अदा किया इसकी और उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, एक तो सज़ाओं का मुख्तलिफ का जिक्र आ गया कि जिसमें कैद और जुर्माना दोनों है, जिसमें कैद है और उसके साथ जुर्माना है, और एक था जिसमें या कैद हो जाएगी या जुर्माना हो जाएगा। किसी भी सूरत हाल में अगर उसको जुर्माने की सज़ा हुई, उसने जुर्माना अदा नहीं किया, तो फिर उसको उसकी जो कैद की सज़ा होनी थी उसके साथ साथ जुर्माना ना अदा करने की वजह से और सज़ा उसको मिलेगी। मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजन, आगे कमेंट्री इसकी स्टार्ट होगी। मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अवॉर्डेड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि जो मैक्सिमम टर्म उसको मिलनी थी उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कि अगर उसको जुर्माने की सज़ा हुई, उसने जुर्माना अदा नहीं किया, तो जितनी उसको मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी उसके 1/4 से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं थी होगी। यह है NLR 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 39। 65 है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, कि हम इम्प्रिजनमेंट को एक लिमिटेशन में लेकर आएंगे कि जब फ़ाइन नहीं अदा किया जाता। किस सूरत हाल में, व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फ़ाइन अवॉर्डेबल, जब इम्प्रिजनमेंट और जो फ़ाइन है वो अवॉर्डेबल थे।
द टर्म, ये सेक्शन 55 हम पढ़ रहे हैं, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट which is the maximum fixed for the offender if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। ऐसी सज़ा थी जिसमें जुर्माना भी था और कैद भी थी। अब उसने क्या किया कि जो ऑफेंडर था उसने जुर्माना नहीं अदा किया गया, ठीक है, जुर्माना नहीं अदा किया, एक तो उसको कैद की सज़ा होगी, दूसरा उसको जुर्माने की सज़ा होगी। कैद तो उसने अपनी मुकम्मल कर लिया, जुर्माना उसने नहीं अदा किया। अब जो ये मुकम्मल कैद की सज़ा थी, इसका 1/4 से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती फॉर द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर तुम जुर्माना नहीं अदा किया तो इसके 1/4 से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। सेक्शन इसका है 66, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, कि वो इम्प्रिजनमेंट, उसकी डिस्क्रिप्शन अगर वो जुर्माना नहीं अदा करता। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence, may be, और दूसरा भी might have been है, कि जो जुर्माना ना अदा करने पर जो कोर्ट सज़ा देगी ना, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। of any description to which the offender might have been sentenced for the offence, जो उसको सज़ा के लिए होनी थी ना, जो इम्प्रिजनमेंट होनी थी उस सज़ा के लिए, उसी तरह की उसको हो सकती है। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, तो किसी भी तरह की हो सकती है। अगर उसने फ़ाइन नहीं दिया तो किसी भी तरह की सज़ा हो सकती है। जो सज़ा उसकी बन सकती थी अगर उसको उस ऑफेंस के लिए अगर उसको सज़ा दी जाती, तो जिस भी किस्म की उसकी इम्प्रिजनमेंट बनती थी उस डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा सकती है। यह मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है रिगोरस को और सिंपल को, कि कौन सी वाली सज़ा उसको होगी, कि अगर वो उसको सज़ा जो है रिगोरस थी तो वो रिगोरस ही मिलेगी, अगर सिंपल थी तो फिर सिंपल मिलेगी। may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence, इसके लिए उसको सज़ा दी जाती, ठीक है। कोई सज़ा नहीं थी, दो कैद की थी और जुर्माने की थी। अगर उसको कैद किया जाता तो फिर वो सादा सज़ा होती या रिगोरस होती, तो उसी के लिहाज से फिर वो सज़ा की जा सकती है। अच्छा, सेक्शन 67 आ गया इसका, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर सिर्फ और सिर्फ जुर्माने की सज़ा थी तो फिर क्या होगी सूरत हाल। If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple, ठीक है। अब यहाँ आ गया कि वो सिंपल होनी चाहिए, तो वो भी बात पक्की होगी कि वो सिर्फ ये डिस्कशन हो रही है कि सिंपल होगी या रिगरस होगी। अगर सिर्फ जुर्माने की सज़ा थी तो फिर अब वो सिंपल ही सज़ा उसको मिली। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट शैल बी सिंपल, ठीक है। एंड द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट्स द offender to be imprisonment in default of fine shall not exceed the following scale। अब उसने जुर्माना देना तो उसने जुर्माना अदा नहीं किया। अब उस सूरत हाल में उसको जो सज़ा दी जाएगी वो इस स्केल से ज़्यादा नहीं ही होनी चाहिए। अब स्केल क्या बताया गया, दैट इज़ टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। अच्छा, अगर तो है 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, 50 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं है। 50 रुपये ये से, यानी अगर इससे कम है तो 50 से ज़्यादा नहीं है तो फिर उसको सज़ा होगी जी 2 महीनों की सज़ा हो सकती है। और ये पहले उसने बता दिया कि होनी सिंपल ही है। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़, अगर 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो फिर 4 माह से ज़्यादा नहीं होगी। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस, और अगर इसके अलावा कोई भी और केस बनता है तो फिर 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती। इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, के
जब वो फ़ाइन अदा करे तो वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फ़ाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर द फ़ाइन इज़ ईदर पेड और लेवीड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अगर कोई सज़ा थी कि उसने जुर्माना अदा नहीं किया, इस वजह से उसको सज़ा हुई है, अब किसी भी वक्त वो या तो ये जुर्माना अदा कर दे या किसी प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसको लेवी कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो फिर अब ये है कि उसको वहीं पे उसकी वो सज़ा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ पोर्शनल पार्ट ऑफ फ़ाइन, कि अगर उसका कोई पोर्शन जो है वो अदा कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा। इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, अगर उसको यह बताया जाता है कि आपको अगर आप जुर्माना नहीं अदा करोगे तो इतनी सज़ा मिलेगी। Such a portion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। समझते हैं इसको कि जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म थी, इम्प्रिजनमेंट किस वजह से आई, वो डिफ़ॉल्ट कर गया पेमेंट में, जो फ़ाइन थी, फ़ाइन उसने नहीं पे किया, अब उस पर सज़ा लग गई है कैद की, उसने जुर्माना नहीं अदा किया, कैद की सज़ा मिल गई और कैद की सज़ा भी मुकम्मल नहीं हुई। सच अ पोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लेवीड दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट लेस दैन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ द फाइन स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट। ऑफ द फाइन स्टिल अनपेड, यानी अगर तो कोई सज़ा थी मिली है जुर्माना ना अदा करने की सूरत में, अब कुछ यानी इतना जुर्माना नहीं अदा किया, 2 लाख जुर्माना अदा नहीं किया, उसके लिए 6 माह की सज़ा मिल गई है, अब आधी सज़ा गुज़र चुकी थी, तो फिर वो उसका जो पोर्शन है उसी लिहाज से वो जुर्माना अदा करेगा। If before the expiration of the term of the imprisonment fixed in default of payment, such portion of fine be paid in default of payment is not less than proportional of the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। तो जो सज़ा है कैद की वो ख़त्म हो जाएगी। इसको थोड़ा ना टुकड़ों में बांट के फिर समझने की कोशिश करते हैं। If before the expiration of the term of imprisonment fixed in payment in default of payment, अभी वो टर्म ख़त्म नहीं हुई है कि सज़ा जहाँ ख़त्म होनी थी वो टर्म नहीं ख़त्म हुई, पेमेंट उसकी ना करने से, सच पोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लेवीड दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid। पहली बात तो ये तो क्लियर है ना कि अगर एक्सपायर नहीं हुई टर्म, अभी तो उसकी सज़ा रहती है। सच अ पोर्शन ऑफ फाइन बी पेड, तो जितना पोर्शन रहता है सज़ा का उतना जुर्माना अदा किया जाएगा, और लेवीड दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड, जो अभी जुर्माना उसने नहीं अदा किया उसका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। द इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट, तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल, वो उससे कम नहीं है। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ द फाइन स्टिल अनपेड, अभी जितना जुर्माना नहीं दिया गया उससे वो कम नहीं है,
ठीक है, यानी जितना उसका जुर्माना रहता है उससे ज़्यादा वो प्रोपोर्शनल टाइम जो है वो गुजार चुका है, तो फिर उसकी जो है इम्प्रिजनमेंट वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर उसने 1 लाख जुर्माना था, अगर वो जुर्माना ना अदा करे और उसको 6 माह की सज़ा होगी, ठीक है क्या। अब वो 6 माह में से वो 4 माह गुजार चुका है और जुर्माना वो 50,000 अदा कर देता है। अब उसने जितना हिस्सा था उससे कम की तो नहीं है, उसकी प्रोपोर्शनली कम की इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उससे ज़्यादा ही है ना। तो अब उसने 50,000 अगर दे दिया है तो फिर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फाइनली ये एक्सप्लेन हो गया, ये समझ में आ गई कि मुख्तसर बात ये थी कि जितनी इम्प्रिजनमेंट होगी उस लिहाज से वो जो फ़ाइन के लिहाज से होगी, यानी जितना फ़ाइन था उसके मुकाबले में जितनी इम्प्रिजनमेंट थी, तो जितनी उसने टर्म गुजार ली बाकी का फ़ाइन दे दे, ये जितना उसने फ़ाइन दे दिया बाकी की टर्म गुजार ले। इलस्ट्रेशन, ओह ऐसे इतनी देर जलील होते रहे, आगे इलस्ट्रेशन भी लिखी हुई है। ए इन सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 100 रुपीज़, उसको 100 रुपये का जुर्माना हो गया। एंड टू 4 मंथ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, और अगर वो पेमेंट नहीं देता तो फिर उसको होगी जी 4 माह की सज़ा। हेयर इफ़ 75 रुपीज़ ऑफ फाइन बी पेड और लेवीड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें से क्या था कि 75 रुपीज़ जो थे वो उसने पे कर दिए, ठीक है। अब बता, वो 100 रुपये है, उधर 4 माह है, ठीक है, 4 हिस्से बनते हैं, सॉरी 1 माह जो है वो 25 रुपये का आप समझ लें बन गया। अगर 75 रुपये अदा कर दिए गए या वो जो है 1 माह की एक्सपायरेशन से पहले वो ख़त्म हो गए, अभी उसने महीना पूरा नहीं किया और उसमें 75 रुपये या तो उसने अदा कर दिए या वो वैसे ख़त्म हो गए। ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज द फर्स्ट मंथ हैज़ एक्सपायर्ड, तो जैसे ही पहला महीना ख़त्म होगा अब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, उसको डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसको सज़ा थी 100 रुपये की, 100 रुपये के बदले उसने रुकना था 4 माह। अब 75 रुपये वैसे ही ख़त्म हो गए हैं, या उसने अदा कर दिए या किसी लिहाज से वो ख़त्म हो गए हैं, अब पीछे सिर्फ 25 रुपये रह गए हैं और 25 रुपये की सज़ा थी 1 माह, तो फिर वो 1 माह बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। If 75 rupees be paid or levied at the time of expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. अगर 75 रुपये ठीक हो गया 75 रुपये अदा कर दिए जाते हैं या वो किसी लिहाज से भी वो लेवी कर दिए जाते हैं 1 माह ख़त्म होने के बाद, और एट एनी लेटर टाइम वाइल ए कंटिन्यूज़ इन इम्प्रिजनमेंट ए विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज। अब ठीक है, उधर ये था कि 75 रुपये दे दिए, 1 महीना रह गया, वो अब 1 महीना रुकेगा। अब ये है कि 1 महीने की उसने 75 रुपये अदा कर दिए हैं, जुर्माना उस पर था 100 रुपये, 75 रुपये उसने अदा कर दिए। अब जैसे ही एक माह का वक्त गुजरेगा या 1 माह का वक्त गुजरने के बाद जब भी वो 75 रुपये दे देगा तो उसका वो जो उसको है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। If 50 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as the 2 months are completed. ठीक है, सज़ा 100 रुपये, महीने 4, 50 उसने दे दिए, 2 माह का वक्त गुजार लिया, तो जैसे ही 2 माह पूरे होंगे उसको रिहा कर दिया जाएगा। If 50 rupees be paid or levied at the time of expiration of those 2 months or at any later time A while A continues in imprisonment, A shall be immediately discharged. ये वही है, A continues in imprisonment, A will be discharged. अगर जो 50 रुपये हैं फ़ाइन वो अदा कर दिए, 2 माह का अरसा गुजरने से पहले, तो जैसे ही 2 माह पूरे होंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर 50 रुपये दे दिए हैं जैसे ही 2 माह पूरे हुए हैं तो फिर और एट एनी लेटर टाइम, तो या उससे या जैसे 2 माह पूरे हुए तब दे दिए या उसके थोड़ी देर बाद दे दिए, और ए अभी तक कैद में ही था तो उसको भी फौरी तौर पर छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, फाइन लेविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ
नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, 6 साल के अंदर अंदर वो फ़ाइन उतारा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट या उसकी इम्प्रिजनमेंट के दौरान अगर वो बंदा किसी तौर से मर जाता है, डेथ वाक़या हो जाती है उसकी, तो फिर भी जो प्रॉपर्टी है वो लाइबिलिटी से फ्री नहीं होती। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, जुर्माना या उसका कोई भी हिस्सा था जो अनपे था, मे बी लेवीड एट द टाइम at any time within 6 years after the passing of the sentence। which impose of जो जुर्माना है इसका कोई भी हिस्सा जो अनपेड है। अच्छा, लेवी का मतलब होता है किसी भी वसूल करना, कलेक्ट करना। तो पीछे जहाँ पर है, अच्छा लेवी, सॉरी पीछे है, ये माफ़ नहीं कर दिया जाता, या तो वो पे कर देता है या उससे किसी तरीके से ले लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। वो जो हम पीछे 75 वाली एग्जांपल पढ़ के आएंगे, वो 100 रुपये जुर्माना है और 4 माह कैद है, अगर या तो वो पे कर देता है या उससे किसी तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है। अब वही बात यहाँ पर है, विच मे बी रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जब पास करने के 6 साल के अंदर अंदर किसी भी वक्त उससे वसूल किया जा सकता है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years, then at any time previous of the expiration of that period, इस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले पहले उसे किसी वक्त वो लिया जा सकता है। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल टू हिज डेट्स। ठीक है, अब यह है कि उसको सज़ा हुई है और वो जुर्माना अदा नहीं हुआ, तो उसको सज़ा मिलने के 6 साल के अरसे के अंदर अंदर उससे वो चीज़ वसूल की जा सकती है। अच्छा, अगर एंड अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजन फॉर, अगर उसको 6 साल से ज़्यादा की सज़ा थी, तो जब तक ये 6 साल का अरसा पूरा ना लॉन्गर देन 6 years, तो 6 साल से उसको ज़्यादा की सज़ा थी, तो जब तक वो सज़ा के दिन पूरे नहीं हो जाते उससे वो जुर्माना लिया जा सकता है। और अगर वो किसी तरह से अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो मौत वाक़ई होने से जो उस पर जुर्माना था वो अपनी लाइबिलिटी से, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी थी तो उस पर वो आयद हो जाएगा, वो उससे मौत की सूरत में उस जुर्माने से बच नहीं सकेगा, बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लाइबल होगी उसकी। दोबारा इसको देख लेते हैं दफ़ा में, वो जो नहीं अदा हुए और उसको 6 साल का अरसा अभी नहीं गुज़रा, 6 साल के अरसे के अंदर अंदर उससे वसूल किए जा सकते हैं। और अगर उसको सज़ा हुई है 6 साल से ज़्यादा की, तो जब तक वो सज़ा का अरसा पूरा नहीं होता उससे वो वसूल किए जा सकते हैं। और किसी भी लिहाज से अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी मौत से जो उसकी प्रॉपर्टी बनती है, तो वो इस लाइबिलिटी से, यानी जो फ़ाइन है उसको पे करने की लाइबिलिटी से आज़ाद नहीं हो सकती। डज़ नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी, वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती। कमेंट्री क्या है, स्कोप है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वाज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेमेंट ऑफ फाइन। क्या, बट एज मैटर ऑफ फैक्ट द सेट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाज अ पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इवन इफ सच, कहता है जो ये है कि अगर सज़ा जुर्माना नहीं अदा करता तो उसकी कैद की सज़ा बढ़ जाएगी, ये कोई मुतबादिल नहीं है जुर्माने का,
बल्कि ये तो सज़ा उसको दी गई है कि तुमने क्यों नहीं अदा किया, उससे उसको सज़ा मिल गई। Even if such sentence of imprisonment in default of payment of fine was undergone by a convict, the amount of fine was still to be recovered from him. अगर वो उसने ये अरसा गुजार भी दिया है तो फिर भी अभी तक ये चीज़ बाकी ही रहती है कि उससे जुर्माना वसूल किया जाए। यह 2019 SCMR 1321 की, ठीक है। अगर उसने ये जुर्माना ना अदा करने की सूरत में जो सज़ा थी, अगर उसने वो सज़ा गुजार भी दी है तो भी जुर्माना उसके ज़िम्मे बाकी है। एक मिनट में मोबाइल देख लूँ। अच्छा, ये मेरे पास लाइट चली गई है, तो हम जो सेक्शन 70 है इसको मुकम्मल करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन जो 71 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 70 रेड विद सेक्शन 386 CRPC सेक्शन जो 70 है इसको सेक्शन 380 ओ लाइट आ गई। चलें फिर भी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं कि जो सेक्शन 70 है इसको सेक्शन 386 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा CRPC के। सेक्शन 386 CRPC रिलेट्स टू प्रोनाउंस ऑफ रिकवरी ऑफ फ़ाइन, कि ये रिकवरी ऑफ फ़ाइन के बारे में है। एंड इट इज़ जनरल रूल रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन एंड एडजेक्टिव लॉ कैन नॉट कंट्रोल द प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। Therefore, the substantive law contained in section 70 PPC is not affected by is to be affected कि सेक्शन 386 जो CRPC का है वो प्रोसीजर बताता है कि फ़ाइन की रिकवरी किस तरह करना है। अब वो क्या है, वो एक जनरल रूल है एंड इट इज़ अ जनरल रूल रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन एंड एडजेक्टिव लॉ कैन नॉट कंट्रोल द प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। वो एक प्रोसीजरल लॉ है, वो जो है ये सब्सटेंटिव लॉ जो PPC है इसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इस वजह से जो सेक्शन 70 है ये किसी भी लिहाज से सेक्शन 70 ऑफ PPC कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय सेक्शन 386 ऑफ PPC। यहाँ तक हमने सेक्शन 70 जो है वो रीड कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सेक्शन 71 से स्टार्ट करेंगे।